नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विंडो में। आज के सामान्य अध्ययन के सेशन में हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है उत्सर्जन और उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग उत्सर्जी अंगों के बारे में। फिर हम जानेंगे उत्सर्जी उत्पादों के बारे में कि किस प्रकार से उत्सर्जी उत्पादों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद हम समझेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही डिटेल से, और सेशन के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र को। देखिए, उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले हमें जानना होगा कि क्या है उत्सर्जन। बिल्कुल सरल भाषा में हम समझते हैं कि क्या है उत्सर्जन। तो देखिए, उत्सर्जन है अपशिष्ट पदार्थों, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो उत्सर्जन है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। और अगर हम बात करें कि ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अन्य। ये जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस क्रिया में अलग अलग अंग शामिल होते हैं। ये जो अंग हैं इन्हें कहा जाता है उत्सर्जी अंग, जिनमें हैं त्वचा, स्किन, फेफड़े, लंग्स, यकृत, लिवर, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और वृक्क, किडनी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्वचा का उत्सर्जन में क्या रोल है। देखिए, अगर हम बात करें त्वचा की, तो त्वचा जो अतिरिक्त जल है और जो लवण है हमारे शरीर का, उसको उत्सर्जित करती है। तो त्वचा करेगी अतिरिक्त जल और लवण को उत्सर्जित। इसके बाद अगर हम बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़े जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तथा जलवाष्प को उत्सर्जित करते हैं। देखिए, फेफड़ों के बारे में हमने अपने श्वसन तंत्र वाले सेशन में बहुत डिटेल से समझ लिया था। जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं की है, उनके लिए लिंक यहाँ आई टैब में आ रहा है, आप यहाँ से जाके उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यकृत, लिवर की, तो देखिए लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उत्सर्जन में। जो यकृत है ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने वाले अंग का नाम बताइए। तो उस अंग का नाम होगा यकृत, जो कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत करती है बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर। इस बड़ी आंत के बारे में भी हमने पाचन तंत्र वाले सेशन में अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों ने वो सेशन ज्वाइन नहीं किया था, उनके लिए लिंक यहाँ आई टैब में आ रहा है, आप यहाँ से जाके पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब लास्ट में अगर हम बात करें किडनी, वृक्क की, तो देखिए जो वृक्क है ये करता है रक्त को छानने का काम। ये रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो वृक्क, किडनी करते हैं रक्त को छानने का काम। तो ये थे हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग। चलिए अब समझते हैं कि अलग अलग जीवों में उत्सर्जन के बाद जो पदार्थ निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनके आधार पर हम जीवों को क्या वर्गीकृत कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर हम जीवों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अमोनोटॉलिक जीवों की, तो अमोनोटॉलिक जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने उत्सर्जन में उत्सर्जित करते हैं अमोनिया का। देखिए, अमोनिया एक बहुत ही विषैला पदार्थ होता है और इसे उत्सर्जन के लिए आवश्यकता होती है अत्यधिक जल की। इसलिए ये जो जीव हैं, इनमें अमोनिया जल में घुल करके इनके शरीर से बाहर निकल जाती है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये है मत्स्य वर्ग के और उभयचर वर्ग के कुछ जीव। तो मत्स्य वर्ग के जीव और उभयचर वर्ग के जो जलीय जीव हैं, इनमें जो उत्सर्जन होता है वो होता है अमोनिया का, इसलिए इन्हें कहा जाता है अमोनोटॉलिक जीव। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के जीवों की, तो वह है यूरिकोटॉलिक जीव। देखिए, यूरिकोटॉलिक जीव जो है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब जो यूरिक अम्ल है, इसे उत्सर्जित करने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये जो उत्सर्जन करते हैं ये पेस्ट के रूप में करते हैं। ये पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थों को। तो कुछ इस प्रकार से जो यूरिकोटॉलिक जीव हैं, ये जल की कम मात्रा में भी अपने उत्सर्जी पदार्थों को पेस्ट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यह है पक्षी समूह और सरीसृप समूह। इसके बाद देखिए, कुछ जीव ऐसे हैं जो उत्सर्जित करते हैं यूरिया, उन्हें कहा जाता है यूरियोटॉलिक जीव। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव कहलाते हैं यूरियोटॉलिक जीव, और जिसमें आते हैं हम स्वयं, स्तनधारी और उभयचर वर्ग के जीव जो स्थल में भी रहते हैं। तो यूरियोटॉलिक जीव ऐसे जीव हैं जो कि उत्सर्जित करते हैं यूरिया का, और इनमें आते हैं स्वयं, हम, स्तनधारी और
कुछ उभयचर वर्ग के जीव जो स्थलीय उभयचर हैं वो जीव इसमें आते हैं। इनके साथ ही ये समझिए, देखिए मकड़ी जो उत्सर्जित करती है उत्सर्जी पदार्थ वो है गुआनीन। ये करती है गुआनीन को उत्सर्जित, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा आप सोचिए खुद। इन्हें कहा जाता है ग्वेनोटॉलिक जीव। इन्हें कहा जाता है ग्वानोटॉलिक जीव। तो ये हो गए ग्वेनोटॉलिक जीव। कौन? मकड़ी, ये उत्सर्जित करती है गुआनीन। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पादपों की, जो पौधे हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं, और जो वो उत्सर्जन करते हैं वो लीसा, रेजिन या फिर गोंद के रूप में उत्सर्जित करते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थों को। तो पादपों में भी उत्सर्जन कुछ इस प्रकार से लीसा और गोंद के रूप में होता है। तो ये तो थे विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद जिसके आधार पर हमने जीवों को वर्गीकृत किया, और ये भी समझा कि पादपों द्वारा जो उत्सर्जी उत्पाद निकाले जाते हैं वो लीसा या फिर गोंद के रूप में निकाले जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आज के मेन टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र को। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, और आज मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप मानव उत्सर्जन तंत्र को बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र को। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रमुख भाग है वो है किडनी या फिर वृक्क। तो ये रहे हमारे, देखिए दो वृक्क, ये हमारे दो वृक्क, ये एक वृक्क ये रहा, एक ये रहा। तो प्रमुख जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो है किडनी या फिर वृक्क। अब थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो वृक्क है वो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। और अगर हम बात करें किडनी की, तो देखिए हमारे जो शरीर में किडनी है वो पाई जाती है एक जोड़ी की, यानी कि दो किडनियां पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाएंगी? देखिए ये पाई जाती हैं उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर को? देखिए ये हमारी जो किडनियां हैं ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर को स्थित होते हैं, और ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड। अब देखिए जो हमारे वृक्क हैं, जो हमारी किडनी है, इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? देखिए इनका जो मुख्य कार्य है वह रक्त को छानना। तो याद रखिएगा, रक्त को छानने का काम जो करते हैं वो करते हैं मानव के वृक्क, किडनी। और ये नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जो विषैले पदार्थ हैं उनको जो उत्सर्जित करते हैं वो है हमारे वृक्क। ये सब कुछ थे कुछ मेन पॉइंट्स वृक्क के बारे में। चलिए अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र को थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए ये तो हो गए हमारे दो वृक्क। अब इसके बाद देखिए ये जो वृक्क से ये जो नलिकाएं आई हैं इनको कहा जाता है मूत्रवाहिनी या फिर यूरेटर्स। तो कितनी नलिकाएं हैं? देखिए ये दो नलिकाएं हैं, मूत्र वाहिनी, यूरेटर्स, जो कि जुड़ी हुई हैं वृक्क, किडनी से। इनका कार्य क्या होगा? देखिए इनका कार्य है वृक्क में निर्मित जो मूत्र है, जो मूत्र बन रही है, जो यूरिन बन रही है, उसको लेके जाना यूरिनरी ब्लैडर तक। और देखिए यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो वो रहा ये मूत्राशय। तो यहां पर को देखिए वृक्क में बना मूत्र, यूरिन बनी, और यहां से ये जो मूत्र वाहिनी है इसके द्वारा इसे लाया गया है मूत्राशय में। अब अगर हम मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र तब तक एकत्रित रहती है जब तक कि इसे मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा जिसको कहा जाता है, बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। ये रहा देखिए यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा ये है, मूत्र मार्ग के द्वारा इसे हम बाहर निकालते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर को जो मूत्र रोकी जाती है वो रोकी जाती है स्फिंक्टर मांसपेशियों के द्वारा। तो यहाँ पर को जो मूत्राशय से मूत्र निकलने का नियंत्रण होता है उसे नियंत्रित करती हैं स्फिंक्टर मांसपेशियां। तो ये रहा हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख क्रम। पहले वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा मूत्र का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद मूत्र वाहिनी के द्वारा इसे पहुंचा दिया गया मूत्राशय में, जहां से इसे मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है मानव के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली मूत्र का क्रम। चलिए अब हम किडनी वृक्क को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए जो वृक्क हैं इनका जो बाहरी भाग कहलाता है वो है कॉर्टेक्स। तो वृक्क का जो बाहरी भाग है वो है कॉर्टेक्स, जो कि आपको ये दिख रहा है। इसके बाद जो इसका भीतरी और आंतरिक भाग है वो कहलाता है मेडुला, जो कि आपको ये दिख रहा है इस प्रकार का। तो इसके दो भाग हो गए वृक्क के, बाहरी भाग है कॉर्टेक्स और जो भीतरी भाग है वो है मेडुला। इसके साथ ही जो वृक्क है देखिए उसकी जो क्रियात्मक इकाई है जिससे कि वृक्क हमारे मूत्र का निर्माण कर पाते हैं वह है वृक्काणु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो यह है वृक्काणु, जिसको आज हम डिटेल से समझने वाले भी हैं। और देखिए वृक्क में अगर हम बात करें वृक्काणु की संख्या की तो ये पाए जाते हैं 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु हमारी किडनी में पाए जाते हैं, जो कि है हमारी किडनी की क्रियात्मक इकाई। चलिए अब हम डिटेल से जानते हैं कि नेफ्रॉन्स किस प्रकार की संरचना होती है। देखिए वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार की कुंडलित संरचना होती है। इसके अगर हम भागों की बात करें तो देखिए इसमें ये जो नलिकाएं हैं यह है अभिवाही धमनिका, जो कि इसमें रक्त को लेकर के आ रही है, और यह है अपवाही धमनिका, जो कि यहाँ से रक्त को लेकर के जाती है। इसके बाद ये देखिए जो अभिवाही और अपवाही धमनिका जो यहाँ पर को मिल रही हैं
ये एक बनाती हैं गुच्छ, जिसे कहा जाता है केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस। इसके बारे में अभी हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो कप शेप का जो ये आकार है, जो आपको पीछे की ओर कोई आकार दिख रहा है, ये जो आकार आपको दिख रहा है ये कहलाता है बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल। तो ये पीछे का जो आकार है आपको दिख रहा है ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। इसके बाद ये जो बोमेन कैप्सूल के बाद जो ये नलिकाएं जा रही हैं पीछे को, ये कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद जो ये नीचे को यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा एक लूप बनता हुआ, ये लूप कहलाता है हेनले लूप। इसके बाद देखिए यहाँ पर को जब अगर हम बात करें हेनले लूप की, यहाँ पर की वाली बात करें तो ये कहलाता हमारा दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं ये खुलती हैं इस संग्रह नलिका में। तो कुछ इस प्रकार से ये है हमारे वृक्क का वृक्काणु, जो कि है वृक्क की क्रियात्मक इकाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब डिटेल से समझते हैं हम वृक्काणु के अलग अलग भागों के बारे में। तो यह है देखिए केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस। ये रहा देखिए ग्लोमेरुलस, ये है हमारी अभिवाही धमनिका और यह है अपवाही धमनिका। जो यहाँ पर कोई जाल जैसा बन रहा है ये है हमारा ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ। अब देखिए जो केशिका गुच्छ है इसमें होता क्या, देखिए इसमें जो अभिवाही धमनिका है, जो हमारी अफरेंट आर्टियोल्स है और जो हमारी अपवाही धमनिकाएं हैं, ये मिलकर के एक जालिका नुमा संरचना बनाते हैं, जिसको कहा जाता है केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस। ये जो केशिका गुच्छ है यही हमारे शरीर में करता है एक छन्नी का काम। ये हमारे वृक्क में करता है छन्नी का काम, जो कि रक्त को छानने का काम करता है। और देखिए जो ग्लोमेरुलस है ये रक्त के सारे घटकों को यहाँ पर को छान देता है, इसलिए इसे कहा जाता है परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि रक्त के लगभग सारे ही घटकों को यहाँ पर को छान देता है। कौन? केशिका गुच्छ, आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वृक्काणु में छानने की प्रक्रिया, जो रक्त को छानने की प्रक्रिया है वो कहाँ पर को होती है, तो वो होती है केशिका गुच्छ में, जिसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और देखिए जो केशिका गुच्छ 1 मिनट में निस्यंदन करता है उसे हम कहते हैं गुच्छीय निस्यंदन दर या फिर GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या फिर 180 लीटर प्रतिदिन दर से हमारे ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त को छानने का काम किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं वृक्काणु का दूसरा भाग, जो कि है बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल देखिए ये रहा पीछे का जो कप शेप वाला भाग है, ये सारा भाग कहलाता है बोमेन कैप्सूल वाला भाग। अब देखिए जो प्याले नुमा संरचना है ये कहलाई हमारी बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल। ये जो बोमेन संपुट है ये पाया जाता है वृक्क के कॉर्टेक्स वाले भाग में। देखिए हमने समझा था कि वृक्क के 2 भाग हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो जो बोमेन संपुट वाला भाग है ये पाया जाता है कॉर्टेक्स में। और बोमेन संपुट में होगा क्या, देखिए जो भी केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस द्वारा छना हुआ पदार्थ है वो पहुंच जाता है बोमेन संपुट में। तो बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ द्वारा जितना भी छना हुआ पदार्थ है वो पहुंच चुका है बोमेन संपुट में, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिए बोमेन संपुट के बाद जो अगला हमारा भाग है वृक्काणु का, वो है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये रही देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। नजदीक की जो कुंडलित नलिका है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसका क्या काम है, देखिए ये जो होती है ये होती है बोमेन संपुट के आगे की ओर को घुमावदार नलिका होती है। इसे कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर इसे कहा जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए जो ये वृक्काणु का समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ पर को लगभग सारा ग्लूकोज व अमीनो अम्ल और लगभग 70 से 80% जल, पोटेशियम व क्लोराइड आयनों, बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा जो पुनः अवशोषण हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस द्वारा पूरे रक्त को छान दिया गया, इसने सारे के सारे रक्त को छान दिया। उसके बाद इसने जो भी आवश्यक घटक थे उनको भी छान करके पहुंचा दिया है इस बोमेन संपुट में। अब बोमेन संपुट से जब वो पदार्थ आगे को बढ़ा तो इसमें जो आवश्यक घटक थे इनको पुनः अवशोषित किया गया, और पुनः अवशोषित किया गया है समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के द्वारा। तो ये 2 चरण हो गए। देखिए पहला चरण जो हमने देखा वो था निस्यंदन का फिल्ट्रेशन, जिसको हमने कहा निस्यंदन का। और जो दूसरा चरण है वो है पुनः अवशोषण का। तो मूत्र बनने के दौरान पहला तो हो गया निस्यंदन, जो कि हुआ है ग्लोमेरुलस के द्वारा। उसके बाद जो आवश्यकीय पदार्थ हैं उनका हो रहा पुनः अवशोषण, जो कि अभी हमने जाना समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसके बाद देखिए जो ये छना हुआ पदार्थ है अब इन नलिकाओं में आगे को बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा आगे को तो ये पहुंच जाएगा हेनले लूप में, और ये भाग जो है ये भाग है हमारा हेनले लूप, जो कि यू आकार का भाग है नेफ्रॉन का। इस भाग में लगभग 5% जल
और सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो देखिए अभी भी पुनः अवशोषण हो रहा है, आवश्यक जितने पदार्थ हैं उन सबका पुनः अवशोषण अभी भी किया जा रहा है। कहां पर को? हेनले लूप में। इसके बाद देखिए जो पदार्थ है ये पहुंच गया है, अब ऊपर को जा रहा है और ये ऊपर को जाते समय ये पहुंचेगा दूरस्थ कुंडलित नलिका में, जो कि ये वाला भाग है। अब देखिए जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये हेनले लूप के बाद का कुंडलित भाग है, ये कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये खुल जाती है संग्रह नलिका में। तो यह है हमारी संग्रह नलिका नेफ्रॉन की। ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है इसमें 20% जल और सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ग्लोमेरुलस ने पूरे के पूरे रक्त को छान दिया था, उसमें से सारे आवश्यक घटकों को भी उसने छान दिया था जो कि पहुंच गए थे कुंडलित नलिकाओं में, और कुंडलित नलिकाओं में इन आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर दिया जाता है। इसके बाद जो पदार्थ बचता है वो कहलाता है मूत्र। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि किन किन पदार्थों का पुनः अवशोषण किया गया और वो कहां कहां पर हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर समीपस्थ कुंडलित नलिका की, तो यहां पर को लगभग 70 से 80% जल, पोटेशियम व क्लोराइड आयनों का पुनः अवशोषण कर दिया गया है समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में। इसके बाद वो पदार्थ आगे को बढ़ता हुआ गया और जब पहुंचा हेनले लूप में, तो हेनले लूप में यहां पर को 5% जल और सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें दूरस्थ कुंडलित नलिका की, तो यहां पर को 20% जल और सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण किया गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो वृक्काणु है उसमें पुनः अवशोषित किया गया आवश्यक पदार्थों को। और देखिए जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है ये नियंत्रित की जाती है कुछ हार्मोनों के द्वारा भी। इसमें से एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये संग्रह नलिकाओं में जल के अवशोषण को बढ़ाता है, जल के अवशोषण को बढ़ाएगा। ADH जो हार्मोन है ये जल के अवशोषण को बढ़ाता है संग्रह नलिकाओं में। इसके बाद अगर हम बात करें एक दूसरे हार्मोन की, तो वो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये संग्रह नलिकाओं में बढ़ाता है सोडियम आयन और जल के अवशोषण को। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये सोडियम आयन और जल के अवशोषण को बढ़ाएगा, जबकि जो ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये जल के अवशोषण को संग्रह नलिकाओं में बढ़ाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये था वृक्काणु की रचना और मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि। चलिए अब हम जानते हैं जो मूत्र बनी है उसमें क्या क्या घटक पाए जाते हैं। देखिए जो मूत्र है इसके जो घटक हैं इसमें मुख्य घटक हैं जल 95%, यूरिया की अगर हम बात करें तो 2.7%, खनिज लवणों की अगर बात की जाए वो है 2% और यूरिक अम्ल की बात की जाए तो यह है 0.3%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कभी यूरिन का जो संगठन पूछा जाए तो उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है जल। और देखिए अगर मूत्र के पीएच मान की बात की जाए तो उसका पीएच मान है 6। और देखिए एक और बात समझ लीजिए, ऐसा कोई भी द्रव जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति। तो इसकी जो प्रकृति है वो है अम्लीय प्रकृति। इस अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में फिर हम अपने केमिस्ट्री वाले सेशन में जानेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए अगर कोई भी द्रव है या कोई भी विलयन है उसका पीएच मान आपको दिया गया है और वो 7 से कम है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय प्रकृति। और इसके साथ ही देखिए जो यूरिन जो मूत्र है ये होता है हल्के पीले रंग का। इसका जो हल्का पीला रंग है ये होता है यूरोक्रोम के कारण। तो ये भी आपने याद रखना है कि यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग होता है हल्का पीला। और अगर हम बात करें एक वयस्क मनुष्य में औसतन प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन हम उत्सर्जित करते हैं। और अगर हम इसमें बात करें यूरिया की मात्रा की, तो देखिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का हम उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है यूरियोटॉलिक जीव, क्योंकि हम अपने उत्सर्जन में निकाल रहे यूरिया को अत्यधिक मात्रा में 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन हम इसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये सब कुछ था मूत्र के बारे में। चलिए अब समझते हैं हम वृक्क या फिर किडनी की कुछ सामान्य बीमारियों के बारे में। देखिए जो वृक्क संबंधित कुछ बीमारियां हैं वो है एक यूरेमिया। यूरेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। इस बीमारी में हमारे जो वृक्क हैं वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में देखिए जबकि वृक्क के द्वारा यूरिया को उत्सर्जित ना किया जाए और हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा अधिक मात्रा में एकत्रित होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को करना होता है डायलिसिस। देखिए डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है रक्त को, जो रक्त है ऐसे व्यक्ति का जिसके वृक्क सही से काम नहीं कर रहे हैं, उस रक्त को फिल्टर किया जाता है एक डायलिसिस मशीन के द्वारा। एक मशीन के द्वारा रक्त को किया जाता है फिल्टर। कहाँ किया जाएगा? शरीर से बाहर किया जाता है। शरीर से बाहर रक्त को निकाल करके फिल्टर किया जाता है और उस रक्त को फिर
फिल्टर हुए रक्त को पुनः शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डायलिसिस का यूज किया जाता है तब जबकि हमारे जो वृक्क हैं वो ठीक से कार्य करना बंद कर दें। अगली जो एक वृक्क संबंधित बीमारी हो सकती है वह है पथरी या फिर स्टोन। जो स्टोन या फिर पथरी है देखिए ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तो ये भी आपने याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट यौगिक के कारण होती है पथरी। एक और बीमारी देखिए हेमेट्यूरिया। देखिए हेमेट्यूरिया में क्या होता है, मूत्र में खून का आना। तो मूत्र में अगर खून आ रही है ये भी वृक्क संबंधित बीमारी के कारण हो सकती है। तो हेमेट्यूरिया है मूत्र में खून आना। और देखिए जो जितनी भी हम वृक्क संबंधित जानकारियां लेते हैं इसे जिस विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो ये भी सब कुछ आपने याद रखना है कि नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो कि वृक्क का अध्ययन करती है। तो ये सब कुछ था मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। चलिए अब प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं और ये जानते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मूत्र के पीले रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो देखिए मूत्र के पीले रंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो पदार्थ है यूरोक्रोम। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। यूरोक्रोम हमारी मूत्र के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त को छानने और मूत्र के उत्पादन के लिए जिम्मेदार वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए हमारी जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो ये जो इकाई है यह है नेफ्रॉन। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेफ्रॉन हमारे वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन सा पदार्थ है जिससे हमारा वृक्क उत्सर्जित नहीं करता है सामान्यतः। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। ग्लूकोज को हमारा जो वृक्क है वो सामान्यतः उत्सर्जित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों का सही क्रम है। तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले वृक्क के द्वारा रक्त को छाना गया, उसके बाद ये पहुंचा मूत्र वाहिनी के द्वारा, मूत्राशय में और मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर को उत्सर्जित कर दिया गया। तो ये हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के अपशिष्ट निष्कासन का बिल्कुल सही क्रम है। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। पक्षी होते हैं, तो पक्षी होते हैं देखिए यूरिकोटॉलिक जीव, क्योंकि ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं इसलिए ये है यूरिकोटॉलिक जीव। यहां पर को ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यूरिया का निर्माण होता है, देखिए हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर को होता है। तो यहां पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यकृत, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यकृत में जो अमोनिया है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है यूरिया में, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूत्र का पीएच मान होता है, देखिए मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, इसीलिए मूत्र होती है अम्लीय प्रकृति की। फिर है देखिए वृक्क में कौन सी संरचना रक्त के निस्यंदन के लिए जिम्मेदार है। देखिए कौन सी ऐसी संरचना है जो रक्त को छानती है। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, ग्लोमेरुलस। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि ग्लोमेरुलस एक ऐसी संरचना है जो कि रक्त को निस्यंदित करती है, जो कि रक्त को छानती है किडनी में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध है वृक्क से, यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वृक्क का जो अध्ययन है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन में जल का पुनर्अवशोषण कहां होता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नेफ्रॉन में जो जल का पुनर्अवशोषण होता है वो कहां पर होता है। देखिए इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन सही, हेनले का लूप। तो हेनले के लूप में नेफ्रॉन में पुनर्अवशोषण होता है और इसके साथ ही जो पुनर्अवशोषण होता है वो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, और उसके बाद होता है हेनले लूप में, और उसके बाद होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है वृक्क की पथरी मुख्यतः निम्न में से किस यौगिक से बनती है। तो देखिए वृक्क की पथरी की अगर हमसे बात पूछी जा रही है तो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसा यौगिक है जिसके कारण हमारी वृक्क में पथरी बनती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप इन्हें सॉल्व कर पाए होंगे। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने आज पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन की है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।